चाय नहीं हो पाया। हाँ, हो गया, मैं बोला फिर चालू हो गया, उसको करो। नहीं हो पा रहा सर, नहीं है, खुलिए नहीं रहा, खुलिए नहीं रहा, खुल रहा तो ओके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ होम्योपैथी फिलोसॉफी टू द मेट्रा मेडिका। आप लोग जानते होंगे होम्योपैथी के क्या है, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी के दो चेहरे हैं, एक साइंटिफिक है और दूसरा फिलोसॉफिकल है। यह साइंटिफिक भी है और फिलोसॉफी भी है, ये दोनों बात हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। साइंटिफिक इस मामले में है, इसमें लॉ ऑफ सिमिलर्स है, यह नियम है, नियम साइंटिफिक होता है, लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी है और लॉ ऑफ मिनिमम डोज है। फिलोसॉफिकल हम लोग इसलिए कहते हैं, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स है और डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन है। पोटेंटाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंटाइजेशन जो है तो वो फिलोसॉफी के आधार पर ही बना है। और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है ना, ये होम्योपैथी के दो चेहरे हैं, साइंटिफिक चेहरा और फिलोसॉफिकल चेहरा। हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि साइंस और फिलोसॉफी में क्या अंतर होता है। साइंस और फिलोसॉफी में क्या अंतर है? साइंस जो है तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है, नॉलेज है, जहाँ की जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस और क्लासिफिकेशन के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके अंदर में ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एनालिसिस होता है, क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। और फिलोसॉफी जो होता है ये जनरल प्रिंसिपल का स्टडी करते हैं, लॉ का स्टडी करते हैं और इसमें रैशनल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, यानी तर्क के आधार पर जो डेवलप होता है उसको रैशनल वे ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। साइंस का जो एम होता है ये प्रेसिजन एंड एग्जैक्टनेस ऑफ द नॉलेज, एकदम हूबहू ये मैथमेटिकल टाइप का होता है साइंस का नॉलेज। जबकि फिलोसॉफी जो होता है एक कंप्रहेंशन, समझने की बात होती है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत समय में आपको एविडेंस नहीं दे सकते हैं। फिर साइंस जो होता है तो एनालिटिकली डिस्क्रिप्टिव रिस्टोर्स है, तो आप उसको पार्ट में बदल सकते हो, फिर उसको यूनाइट कर सकते हो। और फिलोसॉफी होता है एक पार्ट को होल में कंप्लीट में करने की बात होती है। साइंस एक्सप्लेन्स एम अटेनिंग नॉलेज, क्यों हमको पढ़ना है, और ये फिलोसॉफी कहता है इससे हमको क्या बुद्धि बढ़ेगा। ठीक है ना, क्यों पढ़ना है और ये क्या बुद्धि बढ़ेगा। ठीक है, फिर साइंस में डील्स विद द इंडिविजुअल कैटेगरी, एक व्यक्ति के साथ में होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म ऑफ द कैटेगरी, यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं। साइंस विदाउट फिलोसॉफी इज ए फैक्ट विदाउट पर्सपेक्टिव। अब दोनों में संबंध है। साइंस बिना फिलोसॉफी के फैक्ट और उसका उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है। फिलोसॉफी वॉच ओवर एवरी स्टेप ऑफ द साइंस, और फिलोसॉफी के माध्यम से आप साइंस के हर एक स्टेप्स को अध्ययन जान सकते हैं। ये साइंस बताता है कि कैसे करना है और फिलोसॉफी बताता है कि क्यों करना है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों करना है। इसीलिए साइंस जो होता है तो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, माने गुणात्मक है, ये संख्यात्मक है, और फिलोसॉफी जो होता है तो क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो यही दोनों फर्क है हमारे साइंस और फिलोसॉफी में। और हमारा होम्योपैथी जो है इसके अंदर में साइंस और फिलोसॉफी दोनों है। इसीलिए जो आपका मेट्रा मेडिका बना है, मेट्रा मेडिका का आधार है वह फिलोसॉफी के आधार पर है। तो हम ये देखने जाएंगे कि ऑर्गेनन और हमारे फिलोसफर्स जो होम्योपैथी के रहे हैं वो किस तरह से होम्योपैथी के मेट्रा मेडिका का उसके अनुरूप, क्योंकि अगर उसके अनुरूप आपका मेट्रा मेडिका नहीं होगा तो उसे हम लोग होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि हम लोग इस दोनों का संबंध हम लोग पढ़ना चाहते हैं। हमारा मेट्रा मेडिका प्योरली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को और होम्योपैथिक फिलोसॉफी को फॉलो करना चाहिए।
और तभी उसे हम लोग होम्योपैथिक मेडिका की कैटेगरी में रख सकेंगे। इसलिए आज हम लोग कुछ ऑर्गेनन के एफोरिज्म के माध्यम से, ऑर्गेनन के एफोरिज्म के माध्यम से, उसके एक एक सेक्शन के माध्यम से हम लोग मेट्रिया मेडिका के स्थान को देखना चाहेंगे, जिससे कि और इससे आपको दो बात फायदा होगा। आप यह जान जाओगे कि ऑर्गेनन के अनुरूप हमारा मेट्रिया मेडिका है, और दूसरा हम इसके अंदर में जो हमें इसका कैसे अप्लाई भी करना है ये भी हमें जानकारी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग एक इसका अध्ययन करते हैं एफोरिज्म नंबर 25 में। वहां कहा गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है, पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑब्जर्वेबल इन द केस ऑफ डिजीज अंडर ट्रीटमेंट इन डोज ऑफ सुटेबल पोटेंसी रैपिडली रेडिकली एंड परमानेंटली रिमूव द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर में जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लक्षण उत्पन्न हो और जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके आधार पर केस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वही अगर सुटेबल पोटेंसी में दिया जाए, सुटेबल डोज में दिया जाए तो डिजीज को परमानेंटली रिमूव करता है। यानी कि हर एक दवा के अंदर में नंबर ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वह सिम्टम्स का डेवलपमेंट जो है तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर होना जरूरी है। ये इस एफोरिज्म नंबर 25 के अनुरूप है। हम लोग देखते हैं कि हमारा मेट्रिया मेडिका के अंदर में जितने भी जो भी दवा आते हैं, हम लोग पूर्व धारणा के हिसाब से मेट्रिया मेडिका को नहीं रखते हैं। इसमें आने के बाद में हम लोग उसका प्रूविंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सिम्टम्स को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि मेट्रिया मेडिका हमेशा बढ़ता जा रहा है, नंबरों के लक्षणों की संख्या इसमें बढ़ता जा रहा है। तो यह सेक्शन नंबर 25 के एफोरिज्म नंबर 25 के अनुरूप हम लोग पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सिम्टम्स को हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर आप हम लोग देखते हैं 26 में कहते हैं वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रॉन्गर वन इफ द लैटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। कहते हैं कि जो कमजोर डायनेमिक अफेक्शन होता है, कि जो कि डिजीज में होता है, रोगी में होता है, और उसे स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्स में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सिम्टम सिमिलरिटी में जाना पड़ता है, और सिम्टम सिमिलरिटी के लिए आपके पास में पूरे मनुष्य के, पूरे उस व्यक्ति के सिमिलर होना चाहिए। तो अगर उसके 3 लेवल पर सिम्टम्स आप नहीं देखिएगा, माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर अगर सिम्टम्स को नहीं देखिएगा, तो आप उसको स्ट्रॉन्गर मेडिसिन के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गर रेमेडीज के रूप में प्रेजेंट करने के लिए एफोरिज्म नंबर 26 के मुताबिक हमें नंबर ऑफ सिम्टम्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना। फिर 118 में कहते हैं एवरी मेडिसिन एक्जिबिट्स पेक्यूलियर एक्शन on the human frame which are not produced in exactly the same manner by any other medicinal substance of a different kind। हर एक दवा के अंदर में एक peculiarity होती है, एक खासियत होता है जो कि दूसरे मेडिसिनल सब्सटेंस में नहीं पाया जाता है। और हम लोग अपने मेट्रिया मेडिका में देखते हैं हर एक मेडिसिन का एक अपना प्रिंसिपल होता है और उसी प्रिंसिपल के तहत वह सिम्टम्स होता है। इसलिए दो दवा एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों दवा अलग अलग होते हैं, दोनों दवा का स्वरूप जो है तो एक नहीं हो सकता है। 118 में कहा गया हर एक मेडिसिन जो है तो अपना पिक्यूलियर एक्शन ह्यूमन फ्रेम पर करता है। ह्यूमन फ्रेम मतलब आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर करता है, और वह दूसरे मेडिसिनल सब्सटेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब आइए 119 में कहते हैं तो do they all differ and diverge among themselves in the pathogenetic, consequently also in their therapeutic effect। इसीलिए ये दवाइयां एक दूसरे से हमेशा अलग होते हैं, यानी कि एक दवा के जगह पर दूसरे दवा आप नहीं लगा सकते, अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं होता है। माने ये नहीं है तो उसके जगह पर ये इस्तेमाल कर दे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे पास में जो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का आप बेलाडोना के जगह पर ब्राइनिया नहीं दे सकते हैं, ब्राइनिया के जगह पर सल्फर नहीं दे सकते हैं। ब्राइनिया है तो ब्राइनिया ही देना पड़ेगा, रस्टॉक्स है तो रस्टॉक्स ही देना पड़ेगा, जो दवा है उसी को देना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअलिटी की बात कही गई है, और ये तभी संभव होता है आप
जैसे बहुत सारे आपने रिलेशनशिप पढ़े, कोलैटरल मेडिसिन है, सिमिलर मेडिसिन है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसके बदले में देंगे, उसके उचित अप्रोप्रिएट समय में देंगे और उसके स्थान पर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 124 में कहते हैं मस्ट बी एम्प्लॉयड क्वाइट एलोन एंड परफेक्टली प्योर। हर एक दवा को, एक लक्षण को, एक दवा को एक रोगी पर एक ही दवा देना है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं करना है, कोई उसके अंदर में 2-3 दवा को मिला करके नहीं देना है। इसलिए कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि मेट्रा मेडिका का एक्सपेरिमेंटेशन हम सिंगल, उसका उद्देश्य क्या है? मेट्रा मेडिका का उद्देश्य यही है कि हमें एक दवा खोजना है ना, एक दवा, और एक दवा खोजने के लिए लक्षणों की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लक्षणों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर 272 में कहते हैं कि किसी भी हालत में एक दवा से ज्यादा रोगी को नहीं देना है ना, एक दवा से ज्यादा नहीं देना है। तो क्या करना होगा? हमें रोगी का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, मेट्रा मेडिका का हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरह से आप सिंगल मेडिसिन का प्रिस्क्राइबर बन सकते हैं, और यही आपका होम्योपैथी है। 273 में कहते हैं कि सिंगल वेल नोन मेडिसिन एट वन टाइम इन ए डिजीज, है ना, एक बार में ये सारे एफॉर्म के आधार पर मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाह रहा हूं कि रैशनैलिटी क्या है ना, रैशनैलिटी क्या है। और इसके लिए इतने सारे लक्षण को पढ़ने का, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और जितने भी इन्वायरमेंटल सिम्टम्स है लेने का, इतने टाइप ऑफ द सिम्टम्स हर एक रोगी में खोजने का क्या जरूरत है। तो इसका ये 273 में कहते हैं सिंगल वेल नोन मेडिसिन एट वन टाइम, यानी कि पॉलीक्रेस्ट वैसा मेडिसिन होना चाहिए, पॉलीक्रेस्ट। इसलिए जितने भी दवाई हैं, रेयर मेडिसिन से मीडियम मेडिसिन, लगातार वह पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन की ओर में, मल्टी लार्ज रेमेडी की ओर में मूवमेंट हो रहा है। फिर आते हैं 274 में कहते हैं इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू इम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन सिंपल मीन्स इज सफिशिएंट। कहता है कि गलत होगा अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देंगे, माने कई एक दवा मिला करके देंगे तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है। मेडिसिनल सब्सटेंस हमेशा प्योरिटी मेंटेन करनी होती है, और उस प्योरिटी के कारण ही आप उसका प्योर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का आज जितने भी संसार में दवा बन रही हैं, वह कुछ समय में अच्छे होते हैं, बाद में बेकार हो जाते हैं। क्यों बेकार हो जाते हैं? क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है। आज खोजा गया, कल उसको कहते हैं कि खराब हो गया, तो आज अच्छा है कल खराब कैसे हो जाएगा? उसमें यानी कि उसके अंदर में साइंटिफिक बेस नहीं है, फिलोसॉफिकल बेस नहीं है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक मेडिका में साइंटिफिक बेस है और फिलोसॉफिकल बेस है, इसीलिए हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं आने देते हैं, और नहीं आने देने के लिए हम लोग सिंगल प्योर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और प्योरिटी तब मेंटेन रहेगा जब आपके पास में नंबर ऑफ सिम्टम्स की जानकारी होगी। 275 में कहते हैं द प्रॉपर साइज और रैदर स्मॉलनेस ऑफ द डोज। प्रॉपर साइज माने कि उसका टोटलिटी का साइज है ना, एक्यूरेट होना चाहिए, और उसका स्मॉलर डोज में होना चाहिए। और इंप्रेशंस बाय वर्च्यू ऑफ द होम्योपैथिक सिमिलरिटी ऑफ एक्शन इट मेक्स अप ऑन द वाइटल प्रिंसिपल। सारा उद्देश्य क्या है? सिमिलरिटी एट द वाइटल फोर्स, मोस्ट सेंसिटिव एंड ऑलरेडी मोस्ट अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजीज। नेचुरल डिजीज के बहुत ही के साथ में संवेदनशीलता यानी कि सिमिलरिटी, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। यह 275 में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है। 272 में कहते हैं फॉर दिस रीजन ए मेडिसिन इवन दो may be homeopathically suited in the case of disease, it does harm in every dose that is too large। कहा कि अगर होम्योपैथी ढंग से भी अगर ज्यादा संख्या में देंगे तो वह ज्यादा नुकसान करता है ना। देखिए ये सारे मेट्रा मेडिका, किस मेट्रा मेडिका में आप पढ़ रहे हो कि किस लेवल पर कौन सी दवा काम कर रही है, और ये एवरी डोजेज जो है सो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी रोगी को लगातार लाभ हो रहा है तो रोज दवा खिलाते जाओगे, क्या होगा? वो ड्रग प्रूविंग शुरू हो जाएगा, है ना, ड्रग प्रूविंग शुरू हो जाएगा और ड्रग डिजीज हो जाएगा। वह क्लिनिकल सिम्टम्स के रूप में दिखलाई पड़ने लगेगा।
जो आपके मेट्रिया मेडिका में है। तो आपके मेट्रिया मेडिका में क्लिनिकल सिम्टम्स की जानकारी मिल रही है और नेचुरल सिम्टम्स की जानकारी मिल रही है। क्लिनिकल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि आपका नेचुरल सिम्टम्स होता है। इसीलिए कहा कि डोजेज जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोप्रिएट डोज होना चाहिए, उससे ज्यादा डोज का अगर दवा दीजिएगा तो वह नुकसान करेगा। फिर आइए 269 में, है ना, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप फॉर इट्स यूज हिजरटू अनहर्ड डिग्री of the spirit-like disease power of the crude substance by mean of process peculiar। आगे हर एक दवा के अंदर में स्पिरिट लाइक पावर है ना, हर एक दवा के अंदर में स्पिरिट लाइक पावर, यानी कि उसका सेंट्रल बॉडी है, यानी कि उसके अंदर में वाइटल प्रिंसिपल है। तो दवा पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर में वाइटल प्रिंसिपल का अध्ययन करें। हम लोग जैसे हर एक दवा का वाइटल प्रिंसिपल होता है, पल्सेटला है उसका अपना वाइटल प्रिंसिपल है, चेंजेबिलिटी, है ना, सबमिसिवनेस, ये उसका प्रिंसिपल है, उसी सिद्धांत पर वह काम करता है। आपका आर्सेनिक है, वो काफी सिक्योरिटी बेस्ड मेडिसिन है, सिक्योरिटी पर ज्यादा चिंता रहता है। नक्सवमिका है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेडिसिन है। लाइकोपोडियम है, तो सबका एक अपना कोई ना कोई उद्देश्य है, किसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। ये 269 में कहा, और हम लोग हर एक दवा के अंदर में यही प्रिंसिपल खोजने का कोशिश करते हैं। और क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 9 में कहा, हेल्दी कंडीशंस में जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है, यही जो है सो हमारे मेटेरियल बॉडी को संचालित करता है, और संचालित करने के लिए माइंड को एम्प्लॉय करता है ना, संचालित करने के लिए माइंड को एम्प्लॉय करता है। माइंड, इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड के माध्यम से वाइटल प्रिंसिपल हमारे बॉडी को संचालित करता है। क्यों करता है? हमारे जीवन को सुरक्षित रहने के लिए, हमें उद्देश्य बनाने के लिए। तो हम लोग माइंड, बॉडी, स्पिरिट का अध्ययन अगर एक साथ नहीं करते हैं तो हमें प्रिंसिपल की जानकारी नहीं हो पाती है। इसीलिए इसको हमको ध्यान से रखना जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइंस इन द स्टडी ऑफ मैन। साइंस का लिमिटेशंस क्या है? मैन इज एन इंडिविजुअल ऑफ एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी एंड several signs are needed to study him and each science can only have the representations based। क्या आज साइंस आपके बॉडी को एक्सप्लेन कर पाया है? नहीं कर पाया है, बहुत हद तक किया लेकिन पूरा नहीं किया है। क्या आपके साइकोलॉजी कंप्लीट हुए? नहीं हुए हैं कंप्लीट। तो साइंस का एक लिमिटेशन, एक दायरा है, और ड्यू टू दिस यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी जनरलाइजेशन which is indispensable for any branch of the scientific investigation cannot be applied in the man। साइंस का हर एक चीज आदमी पर नहीं लागू किया जा सकता है, इसीलिए आइसोलेशन ऑफ द पार्ट एंड देयर सेपरेट स्टडी इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अब खाली आप एक ऑर्गन का खाली कहेंगे कि ये दवा क्या कहते हैं लीवर पर काम करता है, ये दवा किडनी पर काम करता है, ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि दो दवा अगर लीवर पर आप यह मान करके दवा दे रहे हैं कि लीवर के लिए हम दवा दे रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट दूसरे जगह पर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह सेपरेट स्टडी है बेस्ड ऑन द साइंस। लेकिन जब आप होलिस्टिक अप्रोच में, फिलोसॉफिकल अप्रोच में दवा को इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी लक्षणों को एक साथ करके करते हैं, और both experimentation and subject on same rhythm added to the uncertainty of experiment in the man, है ना। इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द मैन बहुत जरूरी है, और लिमिटेशन, हर एक एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का एक लिमिट है। आप इमोशंस की जानकारी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमारा मेट्रिया मेडिका कैसे बना है? हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर बना है। और साइंटिफिक मेथड जो है तो फिजिकल फेनोमेना में तो हो सकता है, बायोलॉजिकल फेनोमेना में हो सकता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना को कंप्लीट करने के लिए आपको फिलोसॉफिकल बेस यानी कि ऑर्गेनन का बेस के माध्यम से, यानी कि मेट्रिया मेडिका में जो उपलब्ध लक्षण है उसको यूनिफाई करने के लिए, उसका स्टोरी बनाने के लिए, टोटलिटी बनाने के लिए आपको होम्योपैथी के फिलोसॉफी, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को आपको समझना जरूरी होगा। ठीक है ना। एफआई नंबर 6 में देखिए बहुत बड़ी बात एफआई नंबर 6 में कही गई। एक चिकित्सक क्या करता है? रोगी के अंदर में केवल 3 ही बात ढूंढता है, रोगी के अंदर में केवल 3 ही बात ढूंढता है। एक, रोगी क्या बोल रहा है, और रोगी के सलाहकार या उसके साथ में जो आते हैं वो क्या कर रहे हैं, और तीसरा वह खुद क्या देख रहा है। ये 3 ही बातें, ठीक है ना। रोगी के आप क्या देख रहे हो, रोगी का सेंसेशन,
रोगी का कुछ ऑब्जर्वेशन और आपका रिमार्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा कि और दवा को जानने के लिए, लाइफ को जानने के लिए अनप्रेजुड्यूस्ड होना जरूरी है, और अनप्रेजुड्यूस्ड होने के लिए आपको डिजीज के बॉडी माइंड और स्पिरिट के फिनोमेना को समझना जो है, जो कि एक्सटर्नल सेंस के माध्यम से नहीं, आपके अनुमान के आधार पर, काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, उसे एक रेगुलेटेड और प्रैक्टिकल आधार पर जाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर हनीमैन ने पॉइंट नंबर 6 में कहा है। पॉइंट नंबर 7 में कहते हैं, it is the totality of those symptoms of the outwardly reflected picture of the internal essence, that is affection of the vital force, must be the principle of soul mean, where the disease makes known what remedy is required, कौन सा दवा देना है, यह टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। इसलिए हमको टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को मेट्रा मेडिका का लक्ष्य होता है। पॉइंट नंबर 8 कहते हैं कि किसी भी लक्षण को हटाने के लिए बिना कंप्लीट सिम्टम्स लिए हुए आप बिना उसका स्टडी किए हुए आप अल्टरेशंस नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग what life it can only be known empirically from the phenomena and manifestation, and no conception of it can be formed by any metaphysical speculation, है ना। ये स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्ट्रिन में 1813 में लिखा हुआ है, जो लाइफ के समझने के लिए सिर्फ फेनोमेना के आधार पर किसी भी एक पर आपको नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों का महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है ना। आपको एलेक्स कैरल का एक कोट है, लाइक ए मशीन a human being is both simple and complex, but the machine is primarily complex and secondarily simple, whereas man is primarily simple and secondarily complex। ताकि मशीन के जैसा मनुष्य भी सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मशीन जो है तो पहले कॉम्प्लेक्स है और उसके बाद में सिंपल है, लेकिन मनुष्य क्या है, पहले सिंपल है और बाद में कॉम्प्लेक्स है। ये बड़ा अच्छा कोटेशन है, जो कि आपको फिलॉसफी, साइंस और फिलॉसफी को जोड़ने का आधार हम लोगों के लिए है। पॉइंट नंबर 244 में कहते हैं, इंटरमिटेंट फीवर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि ये जो एंडेमिक कंडीशंस आते हैं स्मॉल डोजेज में, वहां पर रेगुलेट करने के लिए, स्पीडी डिस्कवरी करने के लिए आपको उसका जो एक्यूट सिम्टम्स है, डिस्ट्रेस सिम्टम्स है, उसके इन्वायरमेंटल सिम्टम्स है, उसका मॉडलिटीज है, उसको जानना जरूरी है। ये 244 में तो आप मॉडलिटी क्यों लेते हो, सेंसेशन क्यों लेते हो, आप इसको क्यों लेते हो, इसको जानना के लिए आपका यह प्रयास का आधार होता है। पॉइंट नंबर 5 आप लोग सभी को ही पढ़े हैं, 2 बात कही गई है, एक्साइटिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। और हर एक रोग में हम लोग एक्साइटिंग कॉज निकालते हैं और फंडामेंटल कॉज निकालते हैं, ये हम लोगों का अध्ययन का पार्ट होता है। पॉइंट नंबर 14, देयर इज in the interior of man nothing morbid that is curable, no invisible alterations that is curable, which does not make itself known by accurately। ताकि जब तक आप नहीं जानोगे, लक्षण नहीं होगा, पैदा होगा, करने के लायक होगा, वह लक्षण को ठीक कर ही नहीं सकता है। यानी कि जो दवा में जो लक्षण पैदा हो सकता है, वही लक्षण जो है सो ठीक हो सकता है। इसीलिए जो आपका मेट्रा मेडिका में जो प्रूविंग करके हम लोग निकालते हैं कि यह लक्षण पैदा करने की शक्ति है, और इस शक्ति को पहचानने के लिए ही आप मेट्रा मेडिका के प्योर सिम्टम्स का अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 18 में कहते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को डिसाइड करने के लिए, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को डिसाइड करने की ऑल सब सिम्टम्स को जोड़ना है, सभी सिम्टम्स को इकट्ठे में ले आना है, जो कि सोल इंडिकेशंस बनता है, माने एकमात्र उद्देश्य बन जाता है आपको चॉइस ऑफ द रेमेडी के लिए, ठीक है ना। और सिम्प्टोमेटोलॉजिकल अप्रोच का क्या लाभ है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ arriving at essential nature of the disease which modified life, rational approach by considering totality of cause, है ना। rational approach आपको मिल जाता है,
Study of disease through the auxiliary signs makes it too special, or the phenomena of individual case not studied makes it too general. ठीक है ना? An impartial study means all symptoms including the trivial or irrelevant, जो महत्वपूर्ण है या बेकार है ऐसी बात नहीं होती है। छोटा से छोटा लक्षण भी एक इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए सिम्टोमेटोलॉजिकल अप्रोच, न कि रोग के नाम पर नहीं जाकर के लक्षणों के आधार पर जाने का ये लाभ है कि हम उसके हर एक मॉडिफाइंग फैक्टर को हम जान पाते हैं, पूरे संपूर्णता के साथ पूरा अध्ययन हो जाता है। ये हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। 153 में कहते हैं, फाइल नंबर 153 में, होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। कलेक्टिव सिम्टम्स का कंपैरिजन करता है नेचुरल डिजीज का और आपके अपने अंदर में, इसलिए आपका मेडिसिन का कंपैरेटिव स्टडी भी जानना जरूरी है। और कंपैरेटिव स्टडी जान करके ही आप स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को जान पाते हैं, है ना। मॉर्बिफिक एजेंट का सिमिलरिटी को जानने के लिए स्ट्राइकिंग, सिंगुलर माने अनकॉमन, जो कि अनकॉमन मतलब कि दो दूसरे से अलग कर पाता है, तो एक लक्षण अलग नहीं कर पाता है। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर पाता है, और इसलिए आपको एक कलेक्टिव सिम्टम्स का नेचुरल डिजीज का हमको होना जरूरी है। फाइल नंबर 210, एंड इन ऑल केसेस वी आर कॉल्ड टू क्योर a state of patient disposition to be particularly noted along with the totality of, हर एक केस में चाहे वह एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की ओर में जाना है। 211 में कहते हैं, the state of disposition of the patient often chiefly determines the selection of the homeopathic remedy, है ना। पेशेंट का जो डिस्पोजिशन है उसको जानना है, सिम्टम्स को जानने के लिए ये पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड क्योर के लिए। देखा आगे लै छो ओ गरी से पीस से सिमिलर रेमेडी 3 पॉइंट है क्योर को जानने के लिए। सिमिलर, मिनिमम डोज और रिपीटेशन। So file number 147, greatest similarity to the totality of symptoms of given natural disease. Medicine जो तू विभाग से दादी को आवे। The 280. The standard of measurement by which the dose of all homeopathic medicines without exception are to be reduced, इतने कम मात्रा में देना है जिससे कि एग्रेवेशन नहीं हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 285, फॉर दिस पर्पस इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय फाइन शुगर। अब कैसे दवा बनाते हो, ये व्हीकल की बात कही गई है, और यहाँ पर यानी कि आपका जो मेडिसिन जो है वह कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये फार्मेसी एस्पेक्ट है। हर एक दवा का किस पोटेंसी में देना है, किस मात्रा में देना है, 285 में भी बताया गया है। और 245 में कहते हैं, एवरी परसेप्टिबल ऑर्गन जो होता है, तो आपके सिम्टम्स को रिपीट, ये एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीटेशन, ये सारी बातें आप बिना व्यवधान के यूज कर सकते हो। तो हमें ध्यान में रखना है नेचर ऑफ द रेमेडी, कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। दवा का नेचर, कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। फॉर नंबर 153 में कहते हैं, ट्रू मेट्रेमेडिका क्या है, रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस, है ना। तो इतने बड़े वॉल्यूमनस बुक से आपको क्या निकालना है, प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस को निकालना है। यही पावरफुल मेडिसिन कहलाता है। 134, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस and more specific possess the property of producing in the healthy। ये आप ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं। अल्टरेशंस प्योर, ये
सारी बातें का हमको दिमाग में रखा जाता है। और आपने बॉनिगसेंस का नाम सुना होगा, इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्कॉर्डेंस की बात कही है। A drug that has produced any symptoms in the location is capable of curing other symptoms of that location। यानी कि जनरल सिम्टम्स आपको रोगी में पड़ते हैं, आपको जानकारी होता है, तो उसके आप पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गन पर भी उस सिम्टम्स के आधार पर काम कर सकते हैं। यानी कॉन्कॉमिटेंट का महत्व दिया गया है और हर एक मेडिसिन में आप कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स का अध्ययन करते हैं। और डनहम ने बहुत अच्छी बात कही है, सिंथेटिक और एनालिटिक आपको कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, यानी कि आपको सोचने का कला, समझने की कला बनाता है। यही होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिका का स्टडी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इसके माध्यम से आपको यह बताने का कोशिश किया है कि लक्षण से मेडिसिन मेडिका जो है सो हमारा पूरा जो डिजाइन किया हुआ है, पूरा मेडिसिन मेडिका हम लोगों का ऑर्गेनन के हिसाब से और साइंस ऑफ फिलोसॉफी के हिसाब से ही आपका ऐसा बना हुआ है। और इसके साथ में हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है।